नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगपान। मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का आवंटन हो चुका है। मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट में हरियाणा को मिले प्रतिनिधित्व और मंत्रालयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी 3.0 में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। मोदी 3.0 में मोदी 2.0 की ही झलक नजर आ रही है। सभी बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। पुराने मंत्रियों पर पीएम मोदी ने फिर से भरोसा किया है। प्रमुख तौर पर सीसीएस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। For me, an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे। ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। अलग अलग राज्यों, घटक दलों, अलग अलग समाज के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा से बीजेपी के 5 लोकसभा सांसदों में से 3 को चूंकि कैबिनेट में रखा गया है। करनाल सांसद मनोहर लाल को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। जी हां, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी दी गई है। गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह को MOS BI तो वहीं संस्कृति मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। साथ ही फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। हरियाणा को मिले मंत्रालयों को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। तो पोर्टफोलियोज की बात करते हैं तो प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, पर देखते परफॉर्मेंस क्या रहेगी। वी हैव टू रीच द परफॉर्मेंस। एक मिनट बिजली की कमी का मुद्दा आपने बताया कि बिजली कमी की क्या स्थिति है। अब खट्टर साहब जो है देश के बिजली मंत्री बन गए, कैसे आप देख रहे हैं कि कमी होगी? वो मैं कह चुका, आप फिर समझते नहीं। उन्होंने कहा था, जब मैंने कहा था परफॉर्मेंस देखेंगे हम, लेट अस सी द परफॉर्मेंस। जैसी 10 साल परफॉर्मेंस देखी है ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी तो भाई भगवान ही मालिक है। हमारी शुभकामनाएं हैं परफॉर्मेंस अच्छी रहे, महकमे मिले, देखते हैं। जाहिर है मोदी कैबिनेट में हरियाणा को काफी महत्व दिया गया है। बहरहाल देखना ये है कि 5 में से 3 सांसदों को कैबिनेट में शामिल किए जाने से हरियाणा विकास पथ पर कितना आगे बढ़ता है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना चुनावी लाभ इसका मिलता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो मोदी कैबिनेट को लेकर हरियाणा के प्रतिनिधित्व को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी, वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे। 3 सांसद मंत्री बनाए गए हैं, 5 ही इस बार जीत कर आए थे आप लोगों के बीजेपी के, और जो मंत्रालय उन्हें मिले हैं, कैसे देख रहे हैं बीजेपी? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पहले तो हरियाणा के लिए बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है कि 5 में से 3 मंत्रियों को मंत्रालय मिला है मोदी जी की तीसरी कैबिनेट में, और लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के बहुत बड़े मैंडेट के साथ, जनादेश के साथ। एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार बनी हो। नहीं, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तो नहीं बने, इस बार तो बहुमत में नहीं है बीजेपी। एनडीए सरकार, विपक्ष ये कह रहे हैं एनडीए सरकार तो इसी बार बनी है। देखिए, मैंने भी यही कहा है आपको कि एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार। मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, दोनों शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा कि हम एनडीए को ना पहले कभी भूले थे ना कभी आज भूले हैं। ये इंडिया अलायंस नहीं है कि राहुल गांधी जी कहते थे खटाखट खटाखट ऐसे हो जाएगा, तो इंडिया अलायंस आज खटाखट 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 टूट रहा है। वो आपने ही अभी सुनाया, और मैं काफी दिन से चर्चाएं देख भी रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कैसे तल्ख टिप्पणियां चल रही हैं, कैसे अनुराग डांडा कांग्रेस के अशोक अरोड़ा पर, सुरजेवाला पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो प्रियदर्शनी और बैठे हैं हमारे विद्रोही भाई साहब, ये बता देंगे कि क्या इनकी आपस में खटपट अब चल रही है, क्या खटाखट खटाखट क्यों गठबंधन टूटता जा रहा है। तो बहरहाल हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को, या मोदी जी की कैबिनेट ने, या एनडीए की कैबिनेट ने हरियाणा को बहुत आगे निकाला है। 5 में से 3 लोगों को मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो करनाल से सांसद बने, उनको ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय दिया। तो मैं मानता हूं कि जिन्होंने लगातार 9.5 साल तक हरियाणा सूबे पे को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, अब हर प्रकार से हर एक हरियाणवी का ध्यान रखने के लिए जो काम किया, उन्होंने अंत्योदय की भावना से जो काम किया है, आज उनको अगर मंत्रालय मिला है तो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा के लिए भी, पूरे देश के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है ऐसा। और मैं मोदी जी ने अपने, मतलब जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तीसरी बार, उससे पहले कहा था कि मैं 100 दिन का कार्यकाल मेरा तय है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है, और 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना उन्होंने जो पिछले अपने बजट में 4 जातियां बताई थी, गरीब, किसान, युवा और महिला, उनमें से 2 के लिए उन्होंने बजट भी सैंक्शन कर दिया। मतलब पहली ही कलम से किसानों के लिए 20,000 करोड़ की जो 17वीं किस्त थी वो पास की, और दूसरी ही जो बात की उन्होंने कही कि 3 करोड़ गरीब लोगों को और मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ये 1 मिनट भी बिना वेस्ट किए अगर प्रधानमंत्री जी या पूरी कैबिनेट ऐसे फैसले ले रही है, जो कि चाय पे चर्चा जब हुई थी या कैबिनेट की मीटिंग जब हुई है, तो उसमें शायद 100 के 100 दिन का एजेंडा सबके सामने रख दिया गया होगा, सबने उस पर मोहर लगा दी गई होगी कि बहुत अच्छे सारे एजेंडा आपने तैयार किए हुए हैं, सभी के साथ मिलकर सामंजस्य से बात की गई होंगी। तो मैं मानता हूं कि जो सबका साथ सबका विकास या भारत को विकसित बनाने की जो परिकल्पना है, वो कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई सबको दिखाई देगी। मोदी जी ने पहले भी कहा कि पिछले बीते 10 वर्षों में जो काम किया गया वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है कैसे देश और आगे साहब कह रहे हैं 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, 10 साल में कुछ भी नहीं किया गया है। अब हम देख लेंगे कि मंत्रालय मिले हैं, हरियाणा के जो मंत्री हैं, हरियाणा के लिए क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, हरियाणा के लिए क्या कोई काम किया जाता है, या 10 साल जो किया उसी को रिपीट किया जाएगा। देखिए, हुड्डा साहब विपक्ष में है, कभी भी फेवर की बात तो करने वाले वो है नहीं। उनको तो सिर्फ पीछे से झूठ बोलना, कांग्रेस का चरित्र है कि झूठ बोलो और जनता को बरगलाने की कोशिश करो। बड़ा संविधान का पाठ लेकर के पूरा इंडिया अलायंस घूमता था, आज इंडिया अलायंस का संविधान कहां गया, लोकतंत्र कहां चला गया। 10 दिन के अंदर अंदर इनका विभाजन हो गया, इनका गठबंधन टूट गया। मतलब कभी तो बात करते थे संविधान की, लोकतंत्र को बचाने की, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए था पंकज जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए था ना, इसमें कोई ऐसा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है? ज्योति जी, आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए था, जैसे आप लोगों का जेजेपी के साथ सत्ता में रहने के लिए, सरकार बनाने के लिए गठबंधन था, इनका लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए था। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? पोस्ट पोल अलायंस था हमारा। हाँ, तो सरकार बनाने के लिए था ना, इनका प्री पोल था, चुनाव लड़ने के लिए था। सरकार बनाने के लिए नहीं था, सरकार बनाने के लिए नहीं था, इनका भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अलायंस था। किसी तरीके से अगर हम सत्ता में काबिज हो जाएं
तो अपने भ्रष्टाचार को छिपा लेंगे, नहीं तो मोदी जी एक एक को जेल भेजेंगे। ये सिर्फ इसलिए इनका। चलिए, आप कांग्रेस की इतनी बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की चर्चा में जुड़ रही हूं। मनोहर लाल को बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया कि चूंकि उन्हें जब सीएम पद से हटाया गया, विपक्षी लगातार ये कहते रहे कि कहीं ना कहीं सरकार खुद ही अपने कामकाज से, बीजेपी अपने कामकाज को लेकर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले कदम उठाया गया। लेकिन अब उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, इसे कैसे देख रही है कांग्रेस? ज्योति जी, आपको, बहन प्रियदर्शनी जी को, भाई पंकज जी को, विवेक जी को, रजत जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री और उनके 71 मंत्रियों को बधाई हो, शुभकामनाएं हो। वहीं हमारे हरियाणा के सर्वश्री मनोहर लाल खट्टर जी, राव इंद्रजीत सिंह जी और भाई कृष्णपाल गुर्जर जी को विशेष बधाई हो, क्योंकि हमारे राज्य के। आपने बिल्कुल सही बताया, ये मोदी सरकार नहीं है। इस सरकार को मोदी सरकार कहना, प्रचारित करना जनादेश की भावना के विपरीत है। ये एनडीए की सरकार है, बिल्कुल सही बात है। और फिर भी भाजपा के लोग सत्ता अहंकार में नहीं मानना चाहते, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे आश्चर्य हुआ, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति ने ऐसी योजना को लेकर मोदी जी का महिमा मंडन किया जो पहले से लागू है। जब तक सरकार किसान सम्मान निधि को वापस नहीं ले लेती, तब तक हर 4 महीने बाद किसानों को सम्मान निधि मिलेगी। ये कानून बन चुका है, ये योजना बन चुकी है। अब उस योजना को बार बार भुलाना, झूठ बोलना, लोगों को ठगना नहीं तो और क्या है। और जिस किस्त की ये बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य, पढ़े लिखे लोग कैसी बातें करते हैं। ये किस्त जनवरी के अंदर पहली देनी थी, जिसे चुनाव की वजह से मोदी जी ने एडवांस दिसंबर में दी, यही अनैतिकता थी। और दूसरी किस्त अप्रैल में मिलनी थी, अप्रैल के अंदर क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी इसलिए नहीं मिली। ये करे बजट पास कर दिया। अरे भैया, ये बजट पहले ही पास हो चुका है, अंतरिम बजट लोग जो 28 फरवरी को रखा था उसमें है ये। तो झूठ बोलने के माहिर हैं। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हम किसानों के न गरीब के मकान। मैं तो ज्योति जी अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा हूँ, पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। पार्लियामेंट में सरकार ने बताया, हाउसिंग स्टैंडिंग कमेटी ने बताया, 10 सालों के अंदर कांग्रेस यूपीए सरकार ने 4.5 करोड़ हाउस गरीबों को दिए और मोदी जी ने 10 साल में 3 करोड़ 30 लाख, लक्ष्य 4 लाख का था, दिए 3 करोड़ 30 लाख 10 साल में। अब इन्होंने 3 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है, देखते हैं क्या होता है। अब आपने हरियाणा के संदर्भ में पूछा, मेरा मानना है, किसी को मेरी बात ठीक लगे ना लगे, उनका राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। हरियाणा का मंत्रिमंडल विशुद्ध रूप से हरियाणा विधानसभा में जाति ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए किया गया है। इनके पास गिनाने को कुछ है नहीं। ये जाति ध्रुवीकरण की राजनीति से विधानसभा की वैतरणी पार करना चाहते हैं, तभी 5 सदस्यों में होते हुए 3 बनाए हैं। वो प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से अधिकार है, वो किस 5 को 5 भी बना दे और 6-7 भी बना दे, राज्यसभा के बना दे, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब आपने मंत्रिमंडल का पूछा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी पहले भी नागपुर की कठपुतली थे और अब भी नागपुर की मोदी जी ने कठपुतली के रूप में उनको ये विभाग सौंपा है। जो हमारे 3 मंत्री हैं, इन 3 मंत्रियों में अगर आप तीनों मंत्रियों को मिला लो तो 1,06,000 करोड़ का बजट है इनके पास, जिसमें 98,000 करोड़ का बजट तो अकेले मोदी जी के पास है, न खट्टर जी के पास है, और राव इंद्रजीत जिन मंत्रालयों को डील करेंगे उनके पास 5,000 करोड़ का बजट है, और जो राज्य मंत्री बनाए हैं जिस मंत्रालय के अधीन श्री गुर्जर साहब, वो 3,000 करोड़ का है। तो इसका मतलब है 2 मंत्रियों के पास तो कुछ है ही नहीं, नाक के बराबर है। अकेले खट्टर जी के पास 98,000 करोड़ का बजट है। अब इस 98,000 करोड़ के बजट का खेल समझिए। मोदी सरकार ने विगत 10 सालों में ऊर्जा सेक्टर को, चाहे वो विंड ऊर्जा है और चाहे कोल की ऊर्जा है,
बिजली जिसे आप कहते हैं, वो दोनों ही अडानी को सौंप रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोदी जी ने अपनी ऐसी कठपुतली इस ऊर्जा विभाग में बैठाई है जो अडानी का भला कर सके, और बिजली क्षेत्र के अंदर और विंड क्षेत्र के अंदर अडानी की तिजोरियां कैसी भरी जाए, इसके अलावा ना खट्टर जी को ऊर्जा मंत्री बनाने का कोई लक्ष्य है, केवल ये इसी लक्ष्य को रखकर उनको ऊर्जा मंत्री बनाया है। शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास है, शहरों के अंदर देखते हैं वो क्या करते हैं। परंतु हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, ये तीनों मंत्री केवल मात्र जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए बनाए हैं, क्योंकि भाजपा के पास उपलब्धि के नाम पर तो कुछ है नहीं। अब जनता ने जनादेश दे दिया। अगर जनता मोदी जी की उपलब्धियों पर इतनी ही खुश होती तो उनको इतनी सीट देती की बहुमत तो दे देती, बहुमत नहीं दिया। अब ये कह सकते हैं काउंटर के अंदर कि हमको भी 235 सीट ही दी है, इनके गठबंधन को 293 सीट मिली है। अब आप देखिए 400 पार का नारा, सारे मीडिया संस्थान हमारे खिलाफ दुष्प्रचार, उसके बाद साधन नहीं हमारे पास। हमारे सारे मीडिया संस्थान तो नहीं रहे होंगे विद्रोही जी, सभी को एक साथ मत लपेटा कीजिए। अधिकांश, सारे का मतलब अधिकांश होता है, अधिकांश अपवाद भी होते हैं, मैं सहमत हूँ आपकी, ठीक है, अधिकांश होता है। तो सारे हमारे अकाउंट में फ्रीज कर दिए, नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, उसके बावजूद भी जनता ने हमको समर्थन दिया। और यदि ये बराबरी का मुकाबला होता तो कुछ रिजल्ट और ही होता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी आपने भी साथ नोट की होगी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि वे टेम्पू भर भर कर काला धन अडानी और अंबानी राहुल गांधी और कांग्रेस के पास भेज रहे हैं। और हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, जो व्यक्ति टेम्पू भर भर कर काला धन कांग्रेस और राहुल गांधी के पास भेज रहा था, उन्हीं काले धन के मालिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे परिवार के साथ बड़ी शान के साथ अपने शपथ समारोह में बुलाया। इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ी नैतिक गिरावट और क्या हो सकती है? क्या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे या प्रधानमंत्री काला धन रखने वालों से मिले हुए थे, ये साबित हो गया। चलिए हम इस बात का उत्तर ले लेंगे। अभी मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रहे हैं विद्रोही जी। एक लास्ट बात के खत्म करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा ज्योति जी। अब भाजपा के लोग तो झूठ की मशीन है। जब पहले दिन ये तय कर दिया गया था कि भाई आपका और कांग्रेस का गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों के लिए है और विधानसभा चुनावों के लिए नहीं होगा, तो कहाँ इंडिया गठबंधन टूट गया? ना इंडिया गठबंधन टूट गया। आज भी इंडिया गठबंधन हमारा घटक दल है लोकसभा के अंदर, और हमारे बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। हाँ, हम दिल्ली में और हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कौन सी गलत बात? ठीक है, चलिए जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ मैं। विवेक जी, राव इंद्रजीत को फिर से मंत्री बनाया गया है। इससे पहले भी मंत्री थे, इससे पहले यूपीए में तो थे ही, एनडीए में भी 3 बार इनको रखा गया है। साथ ही गुज्जर को भी 3 बार रखा गया है। अहिरवाल बेल्ट, गुज्जर बेल्ट को साधने का प्रयास है, मनोहर लाल के जरिए जीटी रोड बेल्ट को साधने का प्रयास है। कैसे देख रही है जेजेपी? देखिए, आज कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए, अभी विद्रोही जी ने भी बताया कि चुनाव को देखते हुए जो मंत्रिमंडल ये बनाया गया, इससे होने ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रतनलाल कटारिया जी पूर्व में मंत्री बनाए गए थे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के 2019 के कैबिनेट में इसी तरह, और चुनाव के बाद उन्हें हटा दिया गया। आज सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को साधने के लिए, वोटर्स को दिखाने के लिए, इस तरह हरियाणा प्रदेश की भी अगर बात करूं, प्रदेश के अंदर भी बीजेपी तरह तरह की स्कीमें देने का काम कर रही है, तरह तरह के प्रलोभन देने का काम कर रही है, वो सबके सामने है। आज रियलिटी जो है, आज तकलीफ हुई बीजेपी के प्रवक्ता को जब आपने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट नहीं है, तो इस चीज से कहीं ना कहीं इनको तकलीफ है। और जनता जनार्दन भी आज मूड बना चुकी है, और जनता जनार्दन ने बहुत अच्छा, मैं तो ये कहूंगा, रिजल्ट भी देने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में जो 10 के दावे करते थे उनको कहाँ लाके खड़ा कर दिया, तो सबके सामने। क्योंकि आज मेन बात जो है, जो होनी भी चाहिए, मंत्रिमंडल तो दे दिए, इतना चुनाव आते रहेंगे विधानसभा के, उस टाइम तक कर क्या पाएंगे?
रियलिटी जो है, आज बातें तो कुछ कर लो, खट्टर जी ऐसे कर देंगे या अहिरवाल में ऐसे हो जाएगा, गुज्जर साहब ऐसे कर देंगे, रियलिटी जो है उसको मानना पड़ेगा। और अहिरवाल में क्या होगा, देखिए लगातार यूपीए सरकार में मंत्री रहे, एनडीए में लगातार मंत्री रहे, उसके बाद भी गुरुग्राम के विकास का रोना तो अब भी रोते हैं राव इंद्रजीत, अपनी सरकार पर अब भी सवाल उठाते हैं। वो तो अपनी सरकार के खिलाफ किस तरह बोलते हुए दिखे, वो सबके सामने था। उन्होंने तो काउंटिंग के दौरान ही कह दिया ये मेरी जीत होगी, बीजेपी की जीत नहीं होगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे कार्यकर्ता जीत रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा प्रदेश में 10-10 घंटे गुड़गांव में लाइट नहीं आती, वो सबके सामने है। रियलिटी को समझना पड़ेगा और विधानसभा चुनाव के लिए जो सोच बना रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इतनी आसान नहीं है। आने वाले समय पे लोग बताने का काम करेंगे कि क्या लोगों के मन में है, और लोग मन भी बना चुके हैं। आज ये कुछ भी कर लें, आज अभी मैं देख रहा था फ्री में मकान बांटने की बातें की जा रही हैं, एक पुरानी स्कीम को उठा के आगे चलाने का काम किया जा रहा है, कहीं रोडवेज में फ्री किराया करने की बात की जा रही है। ये तरीके हैं सिर्फ और सिर्फ, और यही तरीके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लास्ट टाइम पे अपनाए थे सरकार से जाने से पहले। आज उन्हीं पर्चियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी करने का काम कर रही है। और मैं तो ये जानता हूं अगर इनके मंत्री बनने से कुछ होता तो पहले रतनलाल कटारिया जी हमारे बाड़ा से थे, उनको बनाया था, उन्होंने क्या कर दिया, उनके जो वर्किंग स्टाइल था उसको देखते हुए उनको हटा दिया गया। मैं तो पहले एक चीज कह चुका हूं, मनोहर लाल खट्टर जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी ने फेल करने का काम किया, जो उनको एट लास्ट मोमेंट सीएम पद से हटा के नायब सैनिक को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन ये बड़े मंत्रालय देखकर ये तो संदेश दिया है ना कि हाईकमान उनके कामकाज से खुश है, उनका कद कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास किया गया। कि ये संदेश तो हरियाणा की जनता अगर कोई संशय में है कि उन्हें हटा दिया, क्या वजह रही, क्या कारण रहे, तो एक बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हें केंद्र में दे दी गई है ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात कहते रहे हैं कि नायब सैनी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने आप ही मान रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर नहीं कर रहे थे। आज तो तमाम इनके नेता ये बात कह रहे हैं कि हाँ मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और बहुत कुछ कर देंगे। रियलिटी जो है वो सबको पता है, होना जाना कुछ नहीं है, और चुनाव के बाद इनको भी हटा दिया जाएगा जिस तरह रतनलाल कटारिया को उठाया गया। आने वाला समय चुनाव के बाद देखिएगा क्या होगा। हम तो ये जानते हैं अगर कुछ करना होता तो सीएम रहते हुए कर लेते, हम फेल नहीं बता रहे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें फेल बताने का काम कर रही है। युवाओं को अगर कुछ किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों का कुछ किया होता, महिलाओं का कुछ किया होता, किसान का कुछ किया होता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आने वाले समय में चुनाव आएगा, चुनाव के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करते रहे, जनता जनार्दन मन बना के बैठी और जब नतीजे आएंगे वो सबके सामने होंगे। पंजेटा जी, सबसे ज्यादा तरजीह अगर किसी को दी गई है तो ओबीसी को। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरी कैबिनेट की, हरियाणा की बात करें 3 में से 2 मंत्री ओबीसी बनाए गए हैं, पहले भी थे 2 तो। सीएम भी ओबीसी, पार्टी प्रेसिडेंट के नाते चूंकि अभी नया अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, वो भी सीएम साहब के पास ही है, तो ओबीसी को काफी प्राथमिकता दे रही है बीजेपी हरियाणा में। मुद्दों की बात करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मैंने चुनाव के दौरान भी कहा कि इस चुनाव में भी जो जातियों में जो चुनाव भटके रह गया उसको हमें नहीं करना चाहिए। वो चीज जात से बड़ी जमात होती है, तो थोड़ा सा अगर हम सिर्फ भाजपा को अगर हम बार बार यही बोलते रहेंगे कि ओबीसी ओबीसी, तो आप बताइए जो व्यक्ति बनता है क्या ओबीसी समाज के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो आज जिनका घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है? क्या ओबीसी समाज में ऐसे लोग नहीं है जो भारत की सेना में भर्ती होते हैं, अग्निवीर में भर्ती होते हैं? अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने जातियों की बात करी, 4 जातियां, उन्होंने कहा महिला, उन्होंने बात करी, उसके बाद युवा की बात करी, उसके बाद किसान और गरीब की बात करी। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो बात तो 33% आरक्षण की बात करते हैं, और जब लोकसभा में उन्हीं महिलाओं की भागीदारी की बात आई तो मात्र 1% पर जाके सिमट जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए युवाओं की, तो क्या अग्निवीर योजना जो है उसे समाप्त किया जाएगा? क्या इतना दम रखते हैं भाजपा के जो घटक दल है या भाजपा के खुद के लोग हैं जो बात करते थे? आज किसान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं तो एमएसपी की भूल जाते हैं कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाने की बात इन्होंने करी थी। क्या एमएसपी के ऊपर कानून आएगा?
उसकी बात करने की बात करें। उसके बाद बड़ी अजीब बात है, हमने ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र में ये इलेक्शन देखा, कितने लंबे समय तक ये इलेक्शन लगा, लगभग 2 महीने तक ये इलेक्शन चला। लगभग 98 करोड़ इसमें मतदाता थे, लेकिन 98 करोड़ मतदाताओं को तो आपने ताक पर रखकर 15 ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जो इस सरकार के अंदर सांसद भी नहीं है। तो सांसद का चुन के जाना, उसको भी आपने ताक पे रख दिया। अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन पंडिता जी ये तो पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, ये तो प्रावधान है ही, ऐसा नहीं है कि ये संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है ना। देखिए, अगर आप प्रजातंत्रीय प्रणाली में उन मूल्यों को कोई जगह देना चाहते हैं, लोकतंत्र के अंदर हम वोटिंग करते हैं, तो आप 1-2 बना दीजिए, 3-4 बना दीजिए, लेकिन 15-15 व्यक्ति को बनाना, ये भी कोई बिना चुने, बिना उनको मैंडेट मिले, तो अपने आप के अंदर वो राज्यसभा में भी कम से कम एमएलए चुन के भेजते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे को तो ये चलन ठीक नहीं है। पहले चलता है तो आगे भी चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी बात कर रहे थे, आपने शिक्षा प्रणाली का क्या हाल किया। कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि लगभग आपके 182 कॉलेज के अंदर, पहले तो उसके अंदर 127 में प्रिंसिपल लिए, प्रोफेसर के लगभग 8000 पदों में से आपके लगभग 4700 पद, 4618 पद जो है वो आपके खाली पड़े हैं। तो आपकी शिक्षा प्रणाली का हाल देख लीजिए। पेपर आपको क्या, आप सोशल इकोनॉमिक का जो आपने फॉर्मूला अपनाया था, क्या उसका हाई कोर्ट के अंदर हुआ। तो आप नौकरियों को अधर में लटका देते हैं, और जब नौकरी की बात आती है उससे जुड़ा ये कौशल रोजगार वाला जो, जिसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, ये कहते हैं बार बार आरक्षण खत्म करने की बात। आरक्षण तो आपने खत्म कर ही दिया। जैसी योजना है जो मैं भर्ती कर रहे हो, आपसे लाइव एग्जाम्पल है, आपको तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, और कांग्रेस वालों को भी इसका उदाहरण देके जवाब देना चाहिए कि जो आप अग्निवीर योजना है, जब आप बात करते हो आरक्षण खत्म करने की, आपने करके दिखाया है इसके अंदर। तभी हम तो चलो मुद्दे हम उठाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वालों को कम से कम ये चीज तो इनको इसमें नंगा करना चाहिए कि आरक्षण की धज्जियां तो उड़ा के रख दी आपने। ये जो कौशल रोजगार निगम बनाया है उसके अंदर, और वो भी अस्थायी है कि क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं जो ये महकमे दिए गए हैं। महकमे दिए गए हैं, पहले जो महकमे जब दिए गए, पहले जो मंत्री थे, देखिए वही वाली बात है, आप अपना पर्सनल विकास तो ये लोग करते हैं, जनता का अगर आप सोचते हैं तो पूरी जनता का कहीं विकास होगा, तो ऐसी बात नहीं है कि जनता का भी उसी, अगर कोई एक व्यक्ति किसी जाति से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी जाति हो, आप ओबीसी की अकेले क्यों बात करते हो। मैं आपको हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे गांव है जहां पे आप अगर ये बड़ी इनको बात करते हो, चाहे जाट है चाहे गुज्जर है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं वो लोग। कोई एक व्यक्ति अगर आपको राज कर रहा है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई बात ही नहीं करता इस बारे के अंदर। आप जाए गांव के अंदर, सारी डिटेल लेके आए, उनके घरों का क्या हाल है, मतलब, और अगर जिनको आप ओबीसी कहते हैं उनके घरों का क्या हाल है। तो कोई एक पूरी वो तो कराइए, जातिगत जनगणना कराइए, या कोई ऐसी कोई रिपोर्ट देखिए। एक सोशो इकोनॉमिक वाला तो बिल्कुल वो तो सही थे, मार्क्स देना तरीके से लागू करना चाहिए था उनको। आज बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, बीपीएल कार्ड की श्रेणी के अंदर आ रखे हैं। अब हम गांव में घूमे, हमें जाके जब आप सड़कों पे जब हमने यात्रा शुरू करी हमने, तभी ये चीज हमने नोटिस करनी शुरू कर दी थी कि ये क्या हाल है, ये सिस्टम का क्या हाल हो रखा है। केवल सिर्फ अगर आप एक मुख्यमंत्री बना देते हैं या उसका मंत्री बना देते हैं, उस पूरी की पूरी, अगर आप ओबीसी को भी नहीं तो बड़े अन्य अलग अलग जातियां हैं, तो क्या सारे के सारे अहीर जो है वो धनवान बन गए क्या, या सबका उद्धार हो गया, या उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज है, तेल सस्ता मिलता है, राशन सस्ता मिलता है, या सब्जी खरीदने जाते हैं वो सस्ती मिलती है। मैं खत्म कर रहा हूँ, या नौकरी मिल रही है उनके बच्चों को। जो अहीर रेजिमेंट की हमने मांग उठाई थी, आप उसमें भी देख लीजिए, अगर इतने फौज में जा रहे हैं तो अग्निवीर योजना को देख लीजिए आप। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप देखा जाए तो इसको हम इससे रिलेट करना ही नहीं चाहिए। असली मुद्दों के ऊपर जहां हर घर का बजट बिगाड़ के रख दिया, वो असली मुद्दा है। ठीक है, आपकी बातें तमाम ठीक है, लेकिन राजनीति में ये तो है कि सांकेतिक एक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है। या आप लोग भी जब सत्ता में आए तो आप लोग भी अलग अलग समाजों को प्रतिनिधित्व देने का दावा करते रहे हैं, सभी पार्टियां ही करती रही हैं। हालांकि उससे चुनावी या वोट का कितना फायदा लेने का प्रयास किया जाता है, उसके पीछे मकसद क्या होता है ये भी जानते हैं सभी लोग। प्रियदर्शनी जी, हरियाणा के साथ साथ पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में हालांकि बीजेपी को कुछ मिला नहीं, लेकिन हारे हुए उम्मीदवार को भी शामिल किया गया कैबिनेट में।
इसके अलावा हरियाणा को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है, 3 मंत्री बनाए गए हैं, मनोहर लाल को बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। क्या लग रहा है चुनाव पर कितना इम्पैक्ट होगा हरियाणा में? ज्योति जी नमस्कार, और बाकी साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं ज्योति जी अपनी बात शुरू करने से पहले, प्रश्न आपने बड़ा अति उत्तम पूछा है और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो डेटा मेरे सामने आया। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी अपनी राजनीति हरियाणा में करती है वो एकदम क्लियर है कि जाट वर्सेस मतलब नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है। एक डेटा जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2019 में, ये पूरे देश का डेटा बता रही हूँ मैं, 2019 में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की 46 सीट्स आई थी जो कि रिजर्व सीट्स थी, एससी कोटे की जो सीट्स थी। आज की डेट में 2024 में 30 हो गई हैं। ट्राइबल की बात करें तो पहले 31 आई थी, अब 26 हो गई हैं। वहीं अगर हम बात करें कि रूरल एरिया में पहले इनको, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में बढ़त मिली थी 198 की, और अब मात्र 150 में आके सीमित हो गई हैं। सेमी अर्बन में भी इनको -10 जा रहे हैं और अर्बन में भी -4 जा रहे हैं। तो ये डेटा जो है, ये साफ बता रहा है कि इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन ये अब जनता समझ गई है कि एक जुमला करने की इन्होंने कोशिश की, और जनता की कहीं ना कहीं, जबकि बहुत ज्यादा, माफ करिएगा मैं हर चैनल को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक प्रोपोगंडा जरूर मीडिया के द्वारा भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है ज्योति जी, कि नहीं बहुत बड़ी लहर है, 400 पार है। किस किस्म के हम इंटरव्यूज देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जब प्रधानमंत्री के इंटरव्यू ले रहे थे कुछ मीडिया पर्सन, तो ऐसा लग रहा था जैसे वशीभूत हो गए हैं और उनको लग रहा है कि वो स्वयं विष्णु का अवतार से ही बात कर रहे हैं। तो ये लेकिन अगर मीडिया ने ऐसा किया भी है तो हो सकता है बीजेपी को उसका नुकसान भी हुआ हो। बहुत सारे जो बीजेपी के कोर वोटर रहे, उन्हें लग रहा है मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हमारे वोट करने ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने पिछली बार के मुकाबले कम वोट किया। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ ना, बहुत कम किया है। और बहुत इस तरीके से पता लग रहा है कि जनता भारत की अब बहुत समझदार और बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता ये समझ रही है, और खासकर मैं तो हैरान हूँ उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देख के कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है, मतलब कि जो राम के नाम पे भी ये वोट देने लेने के लिए जो सोच रहे थे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जनता बुनियादी मुद्दे चाह रही है। इन्होंने रोजगार के बारे में एक बात नहीं कही, इन्होंने जो बेसिक मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के बारे में, उत्थान के बारे में कोई बात नहीं की। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आप यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जो 3 मंत्री बनाए गए हैं, तो मैं दो के बारे में विशेषकर बात करना चाहती हूँ, राव इंद्रजीत की, और मैं बात करना चाहती हूँ खट्टर साहब की। खट्टर साहब हरियाणा प्रदेश में 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं इस प्रदेश के लिए। तो लेकिन चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं आशा करती हूँ कि शायद अब कुछ कर ले प्रदेश के लिए, अब शायद उनके अंदर अपने प्रदेश के प्रति कुछ भावना जागे और कुछ अच्छे काम करें। राव इंद्रजीत साहब की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है यूपीए में भी मंत्री रहे हैं, यहाँ पे भी तीन टर्म यूपीए 1, यूपीए 2, यूपीए 3 में भी रहे हैं। लेकिन राव साहब ने भी गुड़गांव के उत्थान के लिए या हरियाणा के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। जब उनके पास कॉर्पोरेट अफेयर पिछली टर्म में उनके पास कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय था, तो अगर मैं जहां तक जानती हूँ, जहां तक मेरी जानकारी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स स्टैब्लिश किए। और हरियाणा में जिसको कहते हैं, जो राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां की वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पे वो कुछ ऐसी कॉर्पोरेट अफेयर्स आए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जबकि उनके पास बहुत ही अच्छा मंत्रालय था, आज उनके पास कल्चरल मंत्रालय है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आने वाले समय में वो क्या हरियाणा के जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसको कितना बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मंत्रालय मिलना अलग बात है और उसका एग्जीक्यूशन, अपने काम के प्रति कितना समर्पित होना, ये अलग बात है। जहां तक बात की जाती है, अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, तो मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहती हूँ। इंडिया गठबंधन ने शुरू से ही हमारे बीच में क्लैरिटी थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की तरह थी। हमारे बीच में क्लैरिटी थी कि लोकसभा चुनाव में हम साथ में संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। और
विधानसभा के चुनाव में हम अलग अलग लड़ेंगे। तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि इस पे हम बहस ही क्यों कर रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई पंकज भाई क्यों इसमें बहस करें कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं आपके नेता जो है ना इंडिया गठबंधन वो बयान ऐसे दे रहे हैं कि बेनीवाल जी को मौका मिल रहा है बोलने का। कभी ढांडा साहब कह देते हैं कांग्रेस नेताओं ने हेल्प नहीं की, कभी सुशील गुप्ता कहते हैं उनका पर्सनल बयान है। अब सुरजेवाला ने क्या कहा अनुराग ढांडा को लेकर वो भी आपने सुना होगा। तो ये इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो बोलने का मौका तो मिलेगा ना। हाँ सुना है। देखिए मैं बता रही हूँ ज्योति जी कि मैं आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जिसमें कि संदीप पाठक जी ने हमारी मीटिंग ली है। सब कुछ ठीक है हमारे संगठन में। हम मजबूती के साथ आज हमने बात की कि विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ेंगे, और हम 90 की 90 सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण रूप से लड़ेंगे। और आप देखिएगा कि किस तरीके से हम अग्रिम होकर सरकार भी बनाएंगे। और अभी पंकज जी पूरी उम्मीद है कि तो देखिए कई सवाल उठे हैं। ठीक है मैडम सुनिए। अभी एक बात विवेक जी कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि चुनाव की ठीक बाद कोई फेरबदल कर दिया जाएगा, और हरियाणा से जितने मंत्री गए हैं, हरियाणा के जितने सांसद तीनों, उनमें से किसी न किसी की छुट्टी कर दी जाएगी अभी केवल चुनाव में फायदा उठाने के लिए। रतनलाल कटारिया का उदाहरण भी इनकी ओर से दिया गया। देखिए जेजेपी के साथी ने ये भी कहा कि जनता ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो जेजेपी के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया कि ये लोग एक भी सीट पर अपनी जमानत ना बचा पाए, नोटा से भी नीचे चले जाएं। तो ये जनता का जनार्दन का फैसला है, शायद इन्होंने ये इनके लिए भी बहुत अच्छा रहा होगा। और ये बौखलाहट है जेजेपी की कि जेजेपी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है कि भाई चुनाव का माइलेज लेने के लिए ऐसा किया गया। पिछली बार भी 10 में से 3 को मंत्री बनाया गया था, अब की बार 5 में से 3 को मंत्री बनाया गया। सारे प्रवक्ताओं को इसके लिए खुशी होनी चाहिए थी कि भाई हरियाणा को, छोटे से हरियाणा प्रदेश को कैबिनेट के अंदर इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। इसके लिए बारंबार धन्यवाद, ताकि हरियाणा जो विकसित भारत की परिकल्पना उसमें विकसित हरियाणा होते हुए सबसे पहले नजर आए। क्योंकि 3 अगर मंत्री हैं जिसमें से मनोहर लाल जी के पास 2 मंत्रालय हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा या पूरा देश कहीं भी पीछे रहेगा। और ना ही कोई किसी की कठपुतली है, जो कि कांग्रेस के मेरे बड़े भाई ने कहा, प्रवक्ता साहब ने। मैंने मेरे पूरे अपने वक्तव्य में कहीं भी जाति धर्म को नहीं लेकर के आया, लेकिन विद्रोही जी ने 2 ही मिनट के बाद जाति और धर्म की बातें करनी स्टार्ट कर दी, ओबीसी की, एससी की, सबकी बातें करनी स्टार्ट की। लेकिन हम उन बातों पर कभी नहीं जाते। हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, मेरी बहन ने, कि हमारे संगठन में सब कुछ सही है। जब अनुराग ढांडा ने सुरजेवाला अशोक अरोड़ा पर उंगलियां उठाई थी कि इन्होंने हमें हरवा दिया, सुशील गुप्ता ने कहा कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन शाम होते होते सुशील गुप्ता के उस बयान को सारी साइटों से हटवा दिया गया। ये कैसा संगठन है कि प्रदेश अध्यक्ष के बयान को हटा दिया गया, सारी की सारी इनकी ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, हर जगह से वो हटा दिया गया। ये बता दें कि कैसा संगठन है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अंदर ही ठनी हुई है आज। तो इन्होंने बहुत बड़ा आकलन आज कर रखा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में नहीं बताया कि पहली बार जब चुनाव लड़ी थी तो पंजाब से 4 लोकसभा के सांसद बन के आए थे। आज पूरी मैंडेट की सरकार के उसके बावजूद 3, आप तो 92 सीटें लेकर के बैठे थे। आप दिल्ली में लगातार जीतते जा रहे हैं, लेकिन आपकी अब की बार फिर से शून्य हो गई। आप अब की बार इंडिया अलायंस में भी चुनाव लड़के देख लिया, फिर भी शून्य रह गई। लेकिन आप लोगों के जितने, ये तो 0 पर ही है, ये तो खाता ही नहीं बोल पा रहे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जितना नुकसान हरियाणा में हुआ के या यूपी में हुआ के, उस पर भी बात कर लेती है, क्योंकि केवल हरियाणा ही कर रहे हैं, तो आप हरियाणा पर ही जवाब दे दीजिए। आप कह रहे पहले भी 3 थे, लेकिन इतना बड़ा पोर्टफोलियो, ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं मनोहर लाल, शहरी आवास विकास मंत्रालय उन्हें दिया गया, तो ये तो अपने आप में एनडीए की हम बात करें पहली बार हो रहा है इतना बड़ा मंत्रालय दिया गया। हालांकि राव को लेकर, गुज्जर को लेकर आपके विरोधी दलों के प्रवक्ता ये कह रहे हो केवल नाम के मंत्री बनाए गए हैं, कोई बड़ा मंत्रालय या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी नहीं गई है। मैं तो फिर वही बात कहूंगा ज्योति जी कि इनको ये प्रेज तो कर ही नहीं सकते ना, कि ये तो विपक्ष में बैठे हैं, इनको कुछ ना कुछ उंगलियां उठानी है। इस वजह से खुश होना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मंत्रालय, और डिजर्व करते थे। मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल तक सूबे की सेवा की है, तो प्रधानमंत्री जी को या एनडीए को भी ये पता है कि ये बहुत ही सक्षम है, और इन दोनों मंत्रालय को अगर इनको दें तो पूरे देश के अंदर एक क्रांतिकारी कदम होगा अगर इनके हाथ में ये दोनों मंत्रालय होंगे तो। और तीनों ही मंत्री अपना अच्छा कार्यकाल करते हैं, ये पूरे देश के लिए होता है, अकेले हरियाणा के लिए नहीं होता।
ये लोकसभा का चुनाव पूरे देश के लिए हुआ था, इनको मंत्री भी पूरे देश के लिए बनाया गया है कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक पूरे के पूरे देश को एक साथ एक समान भाव के साथ है ही, लेकिन जब देखिए विकास किया जाए तो ऐसा नहीं है। होम स्टेट थोड़ी उम्मीद तो करता ही है कि हमें थोड़ा ज्यादा जानते होंगे, हमारी बातों को समझेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स तुलनात्मक रूप से थोड़ा बहुत फायदा तो मिल ही जाएगा। जब पार्टियां ये सोचती हैं या पीएम भी ये सोचते ही होंगे कि किस राज्य से कितने मंत्री शामिल किए जाएं, तो उसमें राज्यों की तो कर रहे हैं ना वो कि 3 मंत्री बने हैं यहाँ से, तो राज्य भी कहीं ना कहीं उम्मीद करेगा कि गृह राज्य होने के नाते हरियाणा को समझेंगे, हरियाणा की बात उठाई जाएगी, हरियाणा के हिस्से तुलनात्मक रूप से कुछ आएगा ज्यादा। मैं तो कहा ही है ज्योति जी कि मनोहर लाल जी 9.5 साल तक हरियाणा की जनता की सेवा की है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ज्यादा ही हरियाणा के खाते में आने वाला है, क्योंकि हरियाणा की हरेक परिस्थिति को, हरेक जनता की नब्ज को मनोहर लाल जी अच्छे से जानते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं एज हरियाणा को जरूर मिलेगा इस चीज के लिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। और ये भी एक अच्छी बात है कि इस मंत्रिमंडल में 6 प्रदेशों के पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, असम हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, सबके ही पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं ताकि अपने अपने सूबे की जो समस्याएं रही होंगी उन समस्याओं को वहां पर कैबिनेट में बैठकर डिस्कस कर पाए कि ये भी ऐसी समस्याएं भी हैं और इनका निदान भी हमें करना है। विकसित भारत तभी बनेगा जब हम सारी चीजों का निदान कर दें। आपने बात पूछी कि हरियाणा में हम सीटें हार गए, अगर विपक्ष की बात तो विपक्ष तो ऐसे ऐसे नारे लगाता था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पा रही है। तो आप लोग तो 400 पार का लगा रहे थे ना, आप लोग तो 11 कमल के लाने का लगा रहे थे, अपने वादे भी याद होंगे आपको। ये अपने नारे लगा रहे थे, आप लोग अपने नारे लगा रहे थे। अब जनता पर है किसके नारे को सीरियस लेंगे, किस नारे को समझेंगे, जहन में रखेंगे, उसको लेकर वोट करेंगे। इंडिया अलायंस को अगर आप देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों के बराबर भी पूरे देश से इनका जो भ्रष्टाचारियों का अलायंस था वो 235 पे सिमट गया। अगर देश की जनता ने मैंडेट दिया है तो इनके खिलाफ दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। अगर कांग्रेस की सरकार, अगर अकेले कांग्रेस की जो पार्टी है, अगर वो अकेले दम पे चुनाव लड़ती तो आज 99 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 30 पर सिमट के रह जाते। और आम आदमी पार्टी की 3 सीटें जो आई हैं पंजाब से वो 0 पर चली जाती। तो ऐसा नहीं है कि यूपीए के जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन था, इन्होंने पूरे देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की, संविधान को हाथ में लेकर के। संविधान आज तक नहीं बदला, आगे कैसे बदल जाएगा? रिजर्वेशन आज तक खत्म नहीं हुआ, आगे कैसे खत्म हो जाएगा? लेकिन फिर भी इन्होंने जनता को बरगलाने की कोशिश की और जनता ने इनको जो इनका हशर दिखाया, आईना दिखाया, वो इन सबके सामने। अगर ये उससे उलट बातें करना चाहें तो खूब करें। हरियाणा के अंदर हमारी 5 सीटें गई हैं, हमें बिल्कुल इसमें जिम्मेदारी के साथ हम सोचते हैं कि हमारी भाई क्यों सीटें चली गई, कहां पे हमारी कमी रह गई। जनता के संवाद भी अच्छा था, जनता के लिए काम भी अच्छे किए। अगर फिर भी अगर हम कहीं पर चूक गए हैं तो उन चूक के लिए आप देखेंगे नायब सैनी जी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एसपी जी उपायुक्त हैं, सभी की ड्यूटी लगा दी गई 9 से 11 बजे तक। भाई सभी की आपको समस्याएं सुननी है, समस्याओं का निदान करना है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। अगर किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान करने के लिए सबसे आगे थोड़ा इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बेनीवाल जी कह रहे हैं कि ये सारी पार्टियां जात पात की बात करती हैं, हम नहीं करते हैं। अब मैं पंजेटा जी से जो पूछ रही थी, सीएम भी ओबीसी हैं, 2 केंद्र में मंत्री हो गए हैं ओबीसी, स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी अभी सीएम साहब के पास ही है। चूंकि अभी एक राज्यसभा सीट खाली हुई है, पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना है, वहां कितनी भागीदारी किसको दी जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए ज्योति जी, भाजपा तो झूठी पार्टी भी है, राजनीतिक पार्टी। आप चाहे 2014 का चुनाव देख लो विधानसभा और लोकसभा का, और चाहे 2019 का देख लो विधानसभा का और लोकसभा का, और चाहे अब वाला देख लो। इनका तो सारा चुनाव प्रचार अभियान जाति ध्रुवीकरण पर था। मैं हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, देश की छोड़िए आप बात। जात गैर जात के नाम पे चुनाव लड़ा है इन्होंने, लोगों में सांप्रदायिक उन्माद इन्होंने पैदा किया। अगर ये धर्म की बात नहीं करते तो क्या प्रधानमंत्री से आज तक आपने सुना आपकी भैंस खोल लेंगे, आपका मंगलसूत्र बेच देंगे, आपके घर की टोपी खोल लेंगे, आपका घर की चाबी खोजकर मुसलमानों को दे देंगे, आपकी भैंस खोल लेंगे, राम मंदिर पर ताला लगा देंगे? क्या आपने कभी सुना है प्रधानमंत्री? और क्या कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा जब मुस्लिम आरक्षण नहीं होगा? यही कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने। और सरकार किसके साथ बना रहे हैं?
जो खुलेआम कह रहे हैं हम मुसलमानों को 4% आरक्षण आंध्र प्रदेश में देंगे। कल भी चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम प्रतिबद्ध है 4% आरक्षण में। उनकी सरकार में भी शामिल हो रहे हैं आंध्रा में, और केंद्र में भी उनके मंत्री हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को कोई नैतिक हक है सत्ता में रहने का? क्या तो वो देश से माफी मांगे या पीडीपी से गठबंधन तोड़े? पर हिम्मत नहीं है। भाई पंकज जी ने बहुत बड़ी बात कर दी कि मनोहर लाल जी को बहुत बड़ा मंत्रालय मिल गया। इनको अपने आंकड़े दुरुस्त कर लेने चाहिए। मैंने आंकड़े बता दिए थे आपको कि 2 मंत्रियों का कोई महत्व ही नहीं है। एक का 5,000 का बजट है, एक का 3,000 का बजट है। उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, शायद इनको जानकारी ही नहीं है। 2014-19 के अंदर मनोहर लाल खट्टर से भी बड़ा मंत्रालय था, उससे भी बड़ा बजट था रूरल डेवलपमेंट का, चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास। कौन सा हरियाणा का रूरल डेवलपमेंट हो गया? कौन सा मनरेगा में हरियाणा को अतिरिक्त काम मिल गया? हरियाणा के अंदर जो पहले मनरेगा का बजट था उससे भी कम बजट रहा हरियाणा का मंत्री रहते हुए। हरियाणा के अंदर जितने काम मिलते थे कांग्रेस के जमाने में ग्रामीण मजदूरों को, उतने भी काम नहीं मिले, जबकि 5 साल रहे हैं पूरा मंत्री। और मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मनोहर लाल खट्टर का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने बिजली में मोदी जी के आदेश से अडानी के भाव बढ़ाए। जो कांग्रेस ने समझौता किया था उससे ज्यादा भाव किए इन्होंने कई दिनों। और अडानी की इतनी मर्जी चलती थी कि 1200 मेगावाट उनको बिजली लगातार हरियाणा को देनी चाहिए थी। कभी देते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि जब पीक आवर जाते थे दूसरों राज्यों को वो बिजली बेच देते थे। और मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। उल्टा उनका फायदा पहुंचाकर जो कांग्रेस का समझौता था बिजली रेट का, वो रेट और बढ़ा दिए। आप अब यही वहां केंद्र में करेंगे, क्योंकि केंद्र के अंदर मैंने जो विंड का और बताया कोल का, वो सारा अडानी को फायदा होगा। राव इंद्रजीत सिंह जी 6 बार के सांसद है मैडम, 6 बार के सांसद, 3 बार हो गए राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री के ऊपर नहीं उठे। और आप ही मुझे बता दें, आप ही प्रबुद्ध पत्रकार है, स्टेटिक्स में और प्लानिंग के अंदर आम आदमी का क्या काम होता है? तो होता ही नहीं है। स्टेटिक्स में दुनिया भर के, देश भर के स्टेटिक्स इकट्ठे किए जाते हैं और उनका केवल विश्लेषण होता है। उनका आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। वो योजनाएं वगैरह बनाने के काम आते हैं। प्लानिंग महकमा, प्लानिंग का नीति आयोग जिसे आजकल कहते हैं, वो सारा काम नीति आयोग करता है। नीति आयोग का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो सारा नीति आयोग का संचालन करता है। और नीति आयोग का डिप्टी चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। जब नीति आयोग का चेयरमैन ही कैबिनेट मिनिस्टर है तो राज्य मंत्री उसमें क्या कर लेगा? और जो कल्चर विभाग उनको दिया है वो उनको नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कल्चर विभाग के अधीन मंत्री है। हाँ। और कृष्ण पाल जी को जो दिया है एनिमल हस्बेंड्री या कौन सा दिया है, वो भी किसी के अधीन है, जिस विभाग का पूरा बजट ही 3,000 करोड़ का है। और इंद्रजीत के दोनों कल्चर विभाग सहित पूरा बजट 5,000 करोड़ का है। तो कौन सा विकास कर देंगे ये लोग अपने मंत्री के नाते? मैं मंत्री के नाते बात कर रहा हूँ। अपने मंत्रालय का कौन सा विकास कर देंगे? अब खट्टर जी बिजली का है। अब बिजली का विकास यदि वो हरियाणा में विंड एनर्जी लाए, हरियाणा में पावर प्लांट लाए, तब तो हम मानेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री रहते 9.5 साल में उन्होंने 1 यूनिट बिजली का उत्पादन हरियाणा में नहीं किया। जो कांग्रेस ने जितने उत्पादन किए थे उसी पर ये हम आत्मनिर्भर बनाकर गए थे, उसी पर ये लोग खेलते रहे। अब हमारा दुर्भाग्य था कि सत्ता हमसे चली गई, इनका सौभाग्य था इन सत्ता इनके पास। तो कौन सा नया काम कर दिया मैडम, ये तो बता दें ये लोग। और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति जो आपने सवाल पूछा था वो कटु सत्य है। 5 में ये जो 3 सदस्य बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि चुनावी वैतरणी जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर, जात गैर जात के आधार पर पार की जा सके। चलिए मैं लास्ट कमेंट्स की ओर बढ़ रही हूँ, समय कम है विद्रोही जी। मैं लास्ट ही कमेंट कर रहा हूँ मैडम, लास्ट ही कमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए इन्होंने खट्टर जी ने 2014 के 19 के कार्यकाल में 4 नरसंहार करवाए थे, जिसमें जातों का आरक्षण के कारण भी नरसंहार हुआ था, जिसके अंदर 43 लोग मरे थे। और उसी के बल पर इनको 40 सीट आई थी। अब उसी लाइन पे ही चलना था। विवेक जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लास्ट कमेंट आपका।
ज्योति, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब इनके पास नहीं था। ये कुछ और नहीं है कि हाँ शायद हटा ना दिए जाए, आज बात तो कर रहे हैं। ये एक बात पहचाने में भी मैं कहता हूँ असहज है कि इनको बारी बारी एक ही बात दिखती है मोदी जी के पक्ष में। जनाब, आपको पहले ज्योति जी ने भी बताने का काम किया, मैंने भी बताने का काम किया। अगर आज इंडिया अलायंस के पक्ष में नहीं आया नतीजा, तो आपके पक्ष में भी नहीं आया, बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, नतीजे आए हैं एनडीए के पक्ष में। और किस तरह चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा, वो विद्रोही जी ने बहुत विस्तार से बताने का काम किया। आज अगर आप कहते हैं कि आपके पक्ष में कोई नतीजे आए हैं और नतीजे बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा था बहुत अच्छे नतीजे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत अच्छे नतीजे हैं। जो लोग बातें करते थे 11 कमल खिलाने की, उनकी गर्दन का सरिया निकालने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने की। विवेक जी, गर्दन के सरिये तो इस बार देखिए क्षेत्रीय, आप जानते हैं मैं क्या कहूँगी, ये मुद्दे हमने उठाने का काम किया। 5 तो है, आप लोगों की तो जमानत ही नहीं बची कहीं की, तो गर्दन का सरिया की बात पर तो आएंगे तो पता नहीं किसका निकाला किसका नहीं। जो लोग बातें करते थे बड़ी बड़ी 11 कमल खिलाने की, उनका क्या हुआ? भ्रष्टाचार की है बारी बारी। पंकज जी इनको अपनी बात कहने दीजिए। सुन ले भाई, सुन ले, भ्रष्टाचार की है बारी बारी बात करते हैं। अरविंद शर्मा ने मनोहर लाल खट्टर के ऊपर आरोप लगाए थे 500 करोड़ के, खट्टर के ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद शर्मा आज किस तरह की कार्रवाई ये करते हैं भाई, समझने की जरूरत है। हम तो अभी भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव था और बहुत बढ़िया नतीजे रहे। लोगों ने आप लोगों को आईना दिखाने का काम किया। मैं पिछली डिबेट में भी कह चुका हूँ, तमाम पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया लोगों ने कि आज रियलिटी क्या है। चुनाव बड़ा प्रो मोदी एंटी मोदी, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। इनेलो का क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, वो बात तो नहीं है। आज जो जनता जनार्दन से बड़ा अपने आप को समझ के बैठी थी भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने आईना दिखाने का काम किया। आज कांग्रेस जो बात कर रही थी कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, उसके हाथ में बैसाखी पकड़ाने का काम जनता जनार्दन ने किया, पर उसने उस बैसाखी को भी तोड़ने का काम किया। वो बारी बारी डांडा और सुरजेवाला बता चुके हैं। हम तो एक चीज जानते हैं ज्योति, जो फालतू बोलेगा, जो फालतू बात करेगा, जनता जनार्दन बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता जनार्दन ने बहुत अच्छे से बताने का काम किया। अगर इनके पास जवाब होता, अगर ये मान लेते कि हाँ ऐसा नहीं होगा, ये क्यों नहीं कहते कि नहीं बदले जाएंगे। आज रियलिटी है। आज हरियाणा प्रदेश की जो बात बारी बारी कर रही है, 9 से 11 बजे की ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए। पता लग गया कि लोगों को समस्याएं हैं। अब तक तो आप यही कह रहे थे कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए विवेक जी, टाइम अभी कम है। पंडिता जी, तीन बताने का काम, 3 जो हरियाणा से चुनकर आए, इनके अलावा भूपेंद्र यादव की बात करें। हरियाणा से हालांकि राजस्थान की राजनीति करते हैं, पहले राज्यसभा में थे, अब अलवर से जीत कर आए हैं, तो उन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में रखा गया। नहीं ज्योति जी, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इन चीजों का कोई विधानसभा के चुनाव के अंदर ना तो पहले कोई फर्क पड़ा, और वहां जाके अगर आप ये कहें कि हाँ हरियाणा में कहीं बिजली सस्ती हो जाएगी या बिजली के बिलों से कोई राहत मिलेगी, उल्टा ये मनोहर लाल खट्टर वो व्यक्ति हैं जो हरियाणा के अंदर जब बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे तो इन्होंने क्या किया, 2 महीने की बजाय हर महीने बिल भेजना शुरू कर दिया। और उसके पीछे कारण ये दिया गया कि जनता की डिमांड थी ये, वो लोगों को ज्यादा ना लगे क्योंकि 3-3, 4-4 गुना बिल आने लग गए थे। मनोहर लाल जी खट्टर जी के पास क्या एक भी ऐसी किसी एप्लीकेशन किसी व्यक्ति ने डाली हो कि आप 2 महीने की बजाय 1 महीने का बिल भेजना शुरू कर दिया, और ये लागू किया उन्होंने। उनकी ऑन स्पीच अवेलेबल है ये सोशल मीडिया के ऊपर कि वो कहते हैं जनता की डिमांड थी। जनता की कोई डिमांड नहीं थी। भारी भरकम बिल जो 5-5, 6-6 गुना आए। दिल्ली को लेकर तो बीजेपी और सरकार अपनी तारीफ करती रही कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत लगभग पूरे हरियाणा को 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। 700-800 गांव का हवाला ये लोग देते रहे हैं। तो उसके अंदर मैं आपको एक उत्तर दे देता हूं। जब जनता दरबार लगा रहे थे मुख्यमंत्री जी, और एक व्यक्ति ने उठ के कहा कि आप एक काम कीजिए, 8 घंटे या 10 घंटे बिजली दे दीजिए, तो उन्होंने कहा सोलर लगा लीजिए, सोलर लगा लो, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे। तो ये तो और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था,
मैं मानता हूं कि अडानी के हाथ में बिजली, राजस्थान वाले रो रहे हैं, ऐसी जहां जहां चाहेगी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आप ये तो बताइए, जब रणदीप सुरजेवाला थे तो 25 साल का करार करके चले गए कि हरियाणा 25 साल तक मुद्रा पोर्ट से, गुजरात से जो है अडानी से बिजली लेता रहेगा। वो लगभग 1400 मेगावाट या 1400 मेगावाट के आसपास ही तब हुआ, तभी 25 साल का कंट्रैक्ट करके चले गए। आपको क्या जरूरत थी? आपको था 25 साल तक रहेंगे? नहीं। लेकिन ये देखिए, अडानी के साथ तो ये नहीं है। अडानी को तो नौलखा के अंदर 2008 या 9 में कांग्रेस ने जमीन अलॉट करके दी थी SEZ के नाम पर। तो ये बोल देना कि अडानी और अंबानी ये अगर आ भी जाती इनकी सरकार इंडिया अलायंस की, तो ये कोई गैप थोड़ी ना हो जाती है, इनके साथ भी काम करते रहते। तो वहां ये जरूर मैं मानता हूं कि जिसको कहा कि टेम्पू भर भर के नोट, तो वो टेम्पू भर भर के राष्ट्रपति भवन में भी तो टेम्पू से तो नहीं आगे, उसी टेम्पू से। ये तो जनता को देखने ये क्या चीजें है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर अर्बन डेवलपमेंट भी दिया है तो आपको पता है हरियाणा का टॉप 10 छोड़िए, टॉप 100 में भी कहीं स्थान नहीं आता। कहीं आता हो बताइए? कहीं स्मार्ट सिटी में, स्वच्छता में आप ही ने किया था। समय नहीं अलाउ कर रहा। मैं आम आदमी पार्टी से लास्ट कमेंट ले रही हूँ, बहुत जल्दी बोलिए प्रदर्शनी जी। ज्योति जी, मेरे को चलिए, पंकज भाई या बाकी भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन RSS की तो बातों को सीरियसली लेते ही होंगे, मैं आशा करती हूँ। आज मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो भी सत्ता में या सेवक हो उसको एरोगेंट, मतलब कि घमंडी नहीं होना चाहिए। मणिपुर की बात किसको बोल रहे हैं? ये मेरे ख्याल से इस पैनल पे बैठे, आप भी बैठी हैं, सबको मालूम है कि किसको बोल रहे हैं वो घमंडी। फिर मोहन भागवत जी ने कल भी एक स्टेटमेंट दी थी और ये बोला था कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, अब इसका भी संज्ञान ले लीजिए। इसका मतलब कि इनकी भी पोल पट्टी खोल दी। जिस तरीके से इनका एक्शन था मणिपुर के ऊपर, या देश में जितनी भी समस्या, नू में भी हुआ, नू में भी दंगे हुए, जिस किस्म से हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का एक तरह से एक्शन था और जिस तरीके से इनका समन्वय नहीं था, एकदम साफ दिख रहा था। एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन, बिना नाम लिए मैं बोल रही हूँ, वहां पे लिखा था, देश की सबसे प्रसिद्ध मैगजीन में लिखा है, द बीजेपी's impending headache are the polls due to Maharashtra, Jharkhand and Haryana, where it is dropped both seat and vote share, and it's a big headache to all the BJP insiders। मतलब कि इनकी खुद की समीक्षा ये बोल रही है कि हरियाणा में इनकी लुटिया डूब चुकी है। इनको ये समझ में आ गया कि हरियाणा की जनता इनको स्वीकार नहीं। चलिए, हरियाणा के चुनाव भी दूर नहीं है। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो मोदी मंत्रिमंडल को लेकर हम बात कर रहे थे, हरियाणा के हिस्से को लेकर, हरियाणा के हिस्से आए मंत्रालयों को लेकर हमने बात की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।